सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में गए, वहां पर भी वो जीते। अब उन्होंने 21 मैच खेले थे, 21 मैच में से 18 मैच जीते। जब वो खेलकर वापस आए तो उनको लांस नायक बना दिया जाता है। जब वो वापस आए तो उनके कर्नल जॉर्ज ध्यानचंद से पूछते हैं कि तुम्हारी टीम एक मैच क्यों हार गई। एक मैच हारी थी, 2 बराबरी के ऊपर छूटे थे, 21 में से 18 मैच वो जीत चुके थे। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मुझे लगा कि मैं तो खेल ही रहा हूं, 10 खिलाड़ी और है, एक मैच तो वो दिलवा देंगे। अब उनके कर्नल ने कहा कि आगे क्या होगा। तो मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि आगे से हम किसी से नहीं हारेंगे और मैं खुद अपने दम पर पूरी टीम को साथ लेकर और मेहनत के साथ हम विजयी बनेंगे। जब उनको पहली बार भी ओलंपिक में जाना था तो ओलंपिक में जाने के लिए 13 खिलाड़ी जा सकते थे, 11 खिलाड़ियों को ही भेजा गया ताकि खर्चा कम मिले। और जब खर्चा करने के लिए नहीं था तो पीएनबी से लोन लिया, लोगों से चंदा मांगा, और चंदा मांगने के साथ साथ बंगाल का जो हॉकी संघ है, हॉकी फेडरेशन है, उसके पास कुछ फंड का अरेंजमेंट था, तो उन्होंने फंडिंग की, तो जाकर वो पहुंच पाए। तीसरी बार जब उनको ओलंपिक में जाना था तो उस समय की अंग्रेजों की सेना ने उनको 15 दिन पहले छुट्टी नहीं दी। 15 दिन बाद वो किसी तरह छुट्टी लेकर पहुंचे। एक बार उनको जब जाना था तो उनका नाम चयन की लिस्ट से काट दिया गया और किसी और का नाम उसके अंदर लिख दिया गया। मेजर ध्यानचंद ने केवल इतनी तकलीफें नहीं सही, स्वदेश और स्वाभिमान के गौरव को आगे रखते हुए उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत मान सम्मान को प्रश्रय नहीं दिया। कितना चरित्र कितना बड़ा था। आप देखिए, जब वो जर्मनी में खेल रहे हैं उस समय पूरे यूरोप के अखबार रंगे रहते थे। बर्लिन की स्थिति यह थी कि बर्लिन की सड़कों के ऊपर ये लिखा रहता था, नारे लिखे रहते थे कि यदि खेल में हॉकी के जादू को देखना है तो स्टेडियम के अंदर पहुंचे। अखबार रंगे रहते थे, अखबार मेजर ध्यानचंद की प्रशंसा करते थे। तो ऐसी स्थिति में एक चेकोस्लोवाकिया की महिला उनकी बहुत बड़ी फैन हो गई, और एक बार जब वो मिली तो उसने कहा कि मुझे आप एंजल की तरह दिखाई देते हो, मैं आपको किस करना चाहती हूं। तो मेजर ध्यानचंद का चरित्र इतना बड़ा था कि उन्होंने शर्माते हुए कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप खेल से प्यार करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। इतना बड़ा उन्नत चरित्र उनका रहा है। छतरी से खेले। उसके बाद 1928 के बाद 1932 में लॉस एंजल्स में वो ओलंपिक हुए, उस ओलंपिक में वो गए। उस ओलंपिक में जाने के बाद फिर वो खेले, और वो जितना खेले उसमें देखिए, जब वो ओलंपिक में खेलते थे तो कैसे हराते थे। हॉकी के जो सूरमा हॉलैंड है उसको 3-0 से हराया। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के साथ 11 मैच खेले, 11 के 11 हराए। ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से हराया, बेल्जियम को 9-0 से हराया, डेनमार्क को 5-0 से हराया, स्विट्जरलैंड को 6-0 से हटाया। ऐसे ऐसे वो हराते थे। मतलब सामने वाली टीम को बहुत बार ऐसा होता था कि एक भी गोल करने का मौका नहीं मिलता था। सारे समाचार पत्र, जैसे लॉस एंजल्स में जब उन्होंने अमेरिका को 24-1 से हराया, लॉस एंजल्स में उस समय 262 गोल हुए थे, 262 में से 101 गोल केवल मेजर ध्यानचंद ने किए। खुद भी गोल करते थे, लेकिन खुद के साथ साथ टीम के मेंबर्स का बहुत ध्यान रखते थे। पास करके गोल बनाकर दे देते थे कि चलो तुम गोल करो। एक बार क्या हुआ कि एक बार पूर्वी अफ्रीका में मोम्बासा में एक मैच चल रहा था, उनके ही साथी एक खिलाड़ी थे केडी बाबू। उन केडी बाबू को मेजर ध्यानचंद ने, गोल मेजर ध्यानचंद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉल को पास करके केडी बाबू को दे दिया। और केडी बाबू को बॉल पास करने के लिए मेजर ध्यानचंद अपने मुड़कर खड़े हो गए। केडी बाबू की ओर नहीं देखा, गोल पोस्ट की ओर नहीं देखा, और केडी बाबू ने उस गेंद से गोल कर दिया। उसके बाद लोगों ने मेजर ध्यानचंद से पूछा कि आपने केडी बाबू को पास दे दिया और पास देने के बाद आप मुड़कर क्यों खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खड़ा हो गया कि मैंने केडी बाबू को ये गेंद दे दी, और गेंद देने के बाद इसके ऊपर गोल होना ही चाहिए। लोगों ने कहा कि यदि इसके ऊपर गोल नहीं होता तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यदि इसके ऊपर गोल नहीं होता तो इसका मतलब केडी बाबू हॉकी की टीम में रहने के लायक नहीं है। ऐसी हॉकी मेजर ध्यानचंद खेलते थे। तो 101 गोल खुद किए, अमेरिका को 24-1 से हराया। और अमेरिका के समाचार पत्रों में उस समय छापा मेजर ध्यानचंद के बारे में कि इंडियन हॉकी टीम
पूर्व से आया हुआ तूफान थी। उसने अपने पूरे वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया, अमेरिका की हॉकी टीम को ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया। ऐसा मेजर ध्यानचंद के बारे में अमेरिका के समाचार पत्र 1932 के ओलंपिक में लिखते हैं। आज हम ओलंपिक के एक पदक को तरस जाते हैं। जब बर्लिन के ओलंपिक में जाने वाले थे तो थर्ड क्लास के डिब्बे में सफर करते हैं। एक बार हॉकी खेलते खेलते उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मैच होने वाला था, पेचिश हो रखी थी, उठने की हिम्मत नहीं थी। जब उनके कोच ने, उनके मैनेजर ने कहा कि ध्यानचंद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कर लीजिए, तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यदि देश के सम्मान की बात है, देश के स्वाभिमान की बात है, तो मैं एक सिपाही हूं और मैं जब तक मेरा अंतिम दम है तब तक मैं रुक नहीं सकता। मेरे शरीर के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं अपने खिलाड़ी की यूनिफॉर्म को पहनूंगा और हॉकी की स्टिक उठाऊंगा और मैं खेलूंगा। इतना खेल के प्रति उनका डेडिकेशन था। बर्लिन के ही ओलंपिक में उन्होंने कैसे हराया आप देखिए। फ्रांस को 10 गोलों से हराया, जापान को 9-0 से हराया, जर्मनी को बहुत बुरे तरीके से हराया। 15 अगस्त का दिन था, जर्मनी के साथ जब फाइनल मैच एक होने वाला था, सेमीफाइनल का जो मैच था, फाइनल से जो पहले मैच था, उस एक मैच में 15 अगस्त को यह मैच हो रहा था। 15 अगस्त के समय कुछ ऐसा हुआ कि फर्स्ट हाफ तक अपनी इंडियन टीम कुछ खास कर नहीं पाई। जर्मनी की टीम ने बढ़त बनाई हुई थी क्योंकि उनका खुद का ग्राउंड था और बहुत एग्रेसिव होकर आक्रामक मोड में वो खेल रही थी। तो मेजर ध्यानचंद ने जब ब्रेक हुआ तो उस ब्रेक में, हाफ में, अपनी टीम को इकट्ठा किया। और उस समय देखिए 1936 में भारत का अपना कोई नेशनल फ्लैग नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। उस समय उन्होंने वो चरखे वाला तिरंगा निकाला और वो तिरंगा निकालकर, जो मैडम बीकाजी गामा ने बनाया था, जो क्रांतिकारियों ने बनाया था, वो तिरंगा निकालकर मेज पर रखा कि हम जो अब खेल खेलेंगे वो अपनी मातृभूमि के लिए खेलेंगे, अपने इस भारत के लिए खेलेंगे, अपने भारत के लिए हमें खेल खेलना है। और उसका संकल्प लेकर, उसकी शपथ लेकर, और ये एक संयोग है कि 11 साल बाद भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त को ही जर्मनी के साथ मैच था और 15 अगस्त को ही उन्होंने शपथ ली और 15 अगस्त 1947 को ही, ठीक 11 साल बाद भारत आजाद हुआ था। तो ड्रेसिंग रूम में उन्होंने अपने तिरंगे को, उस समय यूनियन जैक के अंडर में भारत था, ब्रिटेन के अंडर में भारत था, तो भी उनके मन में आजादी के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति कितना सम्मान था। वो खेले और 8-1 से जर्मनी की टीम को हराने का काम किया। एक जर्मन अखबार ने उस समय लिखा, वो कहते हैं कि ओलंपिक परिसर, मतलब जो खेल गांव है, वो एक जादू के शो की तरह है। जो जादू के शो की तरह भी होता है, ये इंडियन हॉकी टीम को देखकर लगता है। पूरे बर्लिन की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए थे जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ था कि हॉकी स्टेडियम में जाएं और भारतीय जादूगर के करतब देखें। ये ध्यानचंद के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद के उस समय के जो हॉकी के मैदान में वो हुनर दिखाते थे, उस समय जो जर्मनी के साथ मैच हुआ था, उस मैच में ये जब वो दिखाते थे तो उसके बारे में जो हॉकी के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते थे कि ये हॉकी के जादूगर हैं, इनकी कलाइयों में, और ये ड्रिबलिंग के चैंपियन हैं। लेकिन जो उनको जानने वाले हैं वो ये बताते थे कि मेजर ध्यानचंद केवल ड्रिबलिंग नहीं करते थे, केवल स्टिक या कलाई के दम पर या अपने पैरों की ताकत के बल पर नहीं खेलते थे। वो पूरे मैदान में अपनी पोजीशन क्या है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है, और दिमाग से बहुत ज्यादा खेलते थे। उनकी तुलना करते हुए वो कहते हैं कि कभी कभी वो ऐसा शॉट लगाते थे कि जैसे 1986 के वर्ल्ड कप में माराडोना ने जो शॉट लगाया था, 30 गज लंबा जो पास दिया था, वैसा ही ब्लाइंड एंगल से शॉट लगाने के मेजर ध्यानचंद मास्टर थे, ये कहा जाता है। जर्मनी के अखबार और कैसे लिखते थे? जर्मनी के अखबार मेजर ध्यानचंद के बारे में ये लिखते थे। जर्मनी का एक अखबार है मॉर्निंग पोस्ट, वो लिखता है कि बर्लिन लंबे समय तक भारतीय टीम को याद रखेगा। भारतीय टीम ने इस तरह से हॉकी खेली है मानो वो स्केटिंग रिंग पर दौड़ रहे हो, और उनके स्टिक वर्क ने जर्मनी की पूरी टीम को और पूरे जर्मन को अभिभूत कर दिया है। ये उनके बारे में लिखते हैं। म्यूनिक में फिर उनके बेटे के साथ स्ट्रेचर के ऊपर व्यक्ति मिलने के लिए आता है और मेजर ध्यानचंद की उनके 36 साल बाद 1972 में तारीफ करता है। इसके बारे में हमने बता दिया, आपसे हमने बातचीत की है। ब्रैडमैन के साथ वो केवल एक बार मिले ऑस्ट्रेलिया में। जब वो ब्रैडमैन से मिले तो ब्रैडमैन से मिलने के बाद जब ब्रैडमैन ने उनका मैच देखा तो मैच देखने के बाद वो कहा कि वो
मेजर ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाया जाता है। देखिए क्रिकेट में रन बनाना बड़ा आसान है। कैसे आसान है कि क्रिकेट में गेंद आएगी, हिट करना है, दौड़ना है तो केवल 20-30 गज तक दौड़ना है, चौका भी लगाया जा सकता है, छक्का भी लगाया जा सकता है। प्लेयर के हाथ में बैट केवल एक प्लेयर के हाथ में होता है, और हॉकी के अंदर 22 प्लेयर हैं तो 22 के 22 प्लेयर गेंद लेने की कोशिश करते हैं, और ग्राउंड बहुत बड़ा है तो हर व्यक्ति के, हर खिलाड़ी के गोल करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जॉन ब्रैडमैन जब ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में 1935 में मेजर ध्यानचंद को खेलते हुए देखता है, तो जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसकी ये टिप्पणी है कि मेजर ध्यानचंद गोल ऐसे करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाया जाते हैं। ब्रैडमैन आगे कहते हैं कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैचों में 201 गोल दागे हैं। तो ब्रैडमैन कहता है कि मैं ये सोचता हूं कि ये किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं गोल या किसी बल्लेबाज ने रन बनाए हैं। रन बनाना आसान है, गोल करना आसान नहीं है। तो ऐसे गोल करने का काम मेजर ध्यानचंद करते थे। मेजर ध्यानचंद के बारे में एक और किस्सा बहुत कहा जाता है, बड़ी उसकी चर्चा आती है मेजर ध्यानचंद के बारे में। उनकी देखिए किसी भी खिलाड़ी, कोई नायक, कोई महानायक कितना बड़ा है उसके बारे में तब पता लगता है कि उसके बारे में स्टोरीज कितनी है, किंवदंतियां कितनी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में कितनी कहानियां फैली हुई हैं। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में किंवदंतियां बहुत फैली हुई है, कहानियां बहुत फैली हुई हैं, और सारी कहानियां सच हैं। उन वियना की मूर्ति की कहानी हो, उनका खेलने की कहानी हो, उनके जूते उतारने की कहानी हो, स्टिक के साथ उनकी गेंद को चिपकने की कहानी हो। अभी भी आप जब झांसी जाते हैं, मूल रूप से वो झांसी के रहने वाले थे, तो झांसी जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि झांसी के अंदर एक पहाड़ है, बाहर एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी सी मूर्ति मेजर ध्यानचंद की लगी हुई है। मेजर ध्यानचंद को देश के लोगों ने खूब सम्मान दिया। देश के लोगों में, जो देश में जो खेल से प्यार करने वाले लोग हैं, वो आज भी मेजर ध्यानचंद, देखिए मेजर ध्यानचंद की कोई पॉलिटिकल विरासत नहीं है। मेजर ध्यानचंद ने कोई जाति की राजनीति नहीं की। मेजर ध्यानचंद ने कोई भी अपनी जाति के नाम पर, दलित के नाम पर, स्वर्ण के नाम पर कोई वोट बैंक बनाने का काम नहीं किया। लेकिन आज भी सरकारों के सामने देश के जागरूक खेल प्रेमी आज भी आवाज उठाते हैं कि यदि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया तो भारत रत्न की गरिमा इससे कम होती है। भारत रत्न की गरिमा तभी बढ़ेगी जब मेजर ध्यानचंद जैसे लोगों को, ऐसे महानायकों को जब यह पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद ऐसे व्यक्ति थे जो आंख के ऊपर यदि पट्टी भी बांध दी जाए तो आंख के ऊपर पट्टी बांध कर भी ग्राउंड के ऊपर खेल सकते थे, और ग्राउंड पर खेलते खेलते वो गोल कर सकते थे। ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। जॉन ब्रैडमैन के बारे में हमने बातचीत की। मेजर ध्यानचंद ने फिर 1948 में संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के खिलाड़ियों की टीम को तैयार किया। हॉकी के खिलाड़ियों की टीम को तैयार करते हुए उन्होंने और दूसरे खिलाड़ियों को तैयार किया। और मेजर ध्यानचंद के जो भाई थे रूप सिंह, वो भी बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर थे। मेजर ध्यानचंद के बेटे वो भी हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। बाद में मेजर ध्यानचंद की तबीयत खराब हो गई। बीच में एक बार गुरदेव सिंह नाम के कमेंटेटर होते हैं, हॉकी से प्रेम करने वाले, हॉकी के ऊपर लिखने वाले रिपोर्टर, एक बार उनसे मिलने के लिए झांसी गए। झांसी में जाकर उन्होंने उनके घर पर पहुंचे, घर पर उनसे इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छे से मिले और इंटरव्यू लिया। 1 घंटे का इंटरव्यू दिया उन्होंने, खूब मन से इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद गुरदेव सिंह कहते हैं कि मेरे पास कैमरा है, मैं दद्दा आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूं। मेजर ध्यानचंद को सब लोग हॉकी से जो प्रेम करते हैं वो सब दद्दा कहते थे कि दद्दा आपका एक फोटो लेना चाहता हूं, आपके साथ मैं अपना फोटो लूं या केवल आपका फोटो लूं। तो मेजर ध्यानचंद ने गुरदेव सिंह को फोटो लेने से मना कर दिया। अब गुरदेव सिंह बाद में, मेजर ध्यानचंद के जाने के बाद, जब 1979 में 3 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद जी ने अपने अंतिम सांस ली, स्वर्गवासी हो गए, तो उस समय उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने उस समय फोटो लेने के लिए इसलिए मना किया था कि मेजर ध्यानचंद से जब मैंने पूछा कि दादा आप फोटो के लिए क्यों मना करते हो, तो उन्होंने देखा कि मेजर ध्यानचंद एक फटी सी पैंट पहने हुए हैं, फटी सी कमीज पहने हुए हैं। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि यदि मेरी ऐसी फोटो अखबार में छपेगी तो इस फोटो को देखकर लोग क्रिकेट की तरफ तो जाएंगे लेकिन हॉकी की तरफ नहीं आएंगे, कि हॉकी के अंदर तो ऐसा ही मान सम्मान मिलता है जो 3-3 बार ओलंपिक को जीत चुका है, वो यदि फटी हुई कमीज और फटी हुई जींस पहनता है तो इसका मतलब हमें हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, हमें तो क्रिकेट जैसा खेल खेलना चाहिए। तो ऐसी विडंबना मेजर ध्यानचंद के पास रही उस समय, क्योंकि वो एक सैनिक थे। तो जो अंतिम समय में उनके बेटे बताते हैं
वो कहते हैं कि अंतिम समय में 2-4-5 हजार रुपए उनको मिले, वो 2 बेटों की शादी करते करते खर्च हो गए, फिर उनकी जो परिवार में बहनें और बेटियां थी उनकी शादियां नहीं कर पाए, उसमें दिक्कत आई। और उसके बाद अंतिम समय में उनको ऐसा लगने लगा कि जब एक डॉक्टर के पास वो आए और डॉक्टर ने उनसे पूछा कि भारत में हॉकी को आप कैसे देखते हो, हॉकी का भविष्य क्या है, तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि भारत से हॉकी खत्म हो चुकी है। जब डॉक्टर ने कहा कि ऐसा क्यों, तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि हमारे लड़के या जो हॉकी के नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो केवल खाना चाहते हैं, केवल नौकरी चाहते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते। तो मेजर ध्यानचंद को यह दुख था। यदि मेजर ध्यानचंद की हॉकी की 3 गोल्ड मेडल से प्रेरणा लेते हुए यदि कोई ऐसी योजना 1947 में ही बना ली जाती तो आज भारत एक एक गोल्ड मेडल के लिए तरसने का काम नहीं करता। मेजर ध्यानचंद को लास्ट में फिर कैंसर की बीमारी हो गई। कैंसर की बीमारी हो गई तो क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, तो ट्रेन से दिल्ली आए। जब झांसी में इलाज नहीं हो पाया तो ट्रेन से जब दिल्ली एम्स में आए तो उनको जनरल वार्ड में डाल दिया गया। कुछ खेल प्रेमी वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि हॉकी के ऐसे महानायक की ऐसी दुर्गति है, तो उन्होंने आवाज उठाई, समाचार पत्रों में लेख लिखे, तो फिर उनको शिफ्ट करके थोड़े से अच्छे कमरे में शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक कैंसर ज्यादा फैल चुका था। पूरे देश व दुनिया के लोग उस समय तक मेजर ध्यानचंद को कहते थे कि आप कोई प्रोग्राम बनाइए वर्ल्ड टूर का, आप हमारे देश में आइए, आप हमारे यहाँ कोचिंग देकर हमारी नई पीढ़ी को, हमारे खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करें। ये पूरी दुनिया से मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता था। लेकिन मेजर ध्यानचंद अंतिम समय में बीमारी से इतने उलझ चुके थे, इतने टूट चुके थे कि उन्होंने उन सबको मना कर दिया। और 3 दिसंबर 1979 में 1979 में मेजर ध्यानचंद ने अंतिम सांस ली। और अंतिम सांस लेने के बाद मेजर ध्यानचंद इस देश को छोड़कर चला गया। आज हम एक एक मेडल के लिए तरसते हैं। मेजर ध्यानचंद के बेटे थे अशोक सिंह। अशोक सिंह मेजर ध्यानचंद की तैयारियों में लगे हुए थे। मेजर ध्यानचंद के अंतिम समय में कैंसर के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। 1980 में मास्को में ओलंपिक होने वाला था। उस मास्को के ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक राय का नाम काट दिया गया। और भारत के अंदर आप देखेंगे तो राजनीति बहुत चलती है। ओलंपिक के लिए, खेलों के लिए जाते हैं तो जाने में चैन उसी का होता है जो किसी नेता का रिश्तेदार हो। 90% की बात करता हूं, 10%, 5% तो अच्छे लोगों का भी चयन गलती से हो जाता है, या उनका पुरुषार्थ इतना बड़ा होता है कि उनको लिस्ट से काटना संभव नहीं हो पाता। तो वो हो पाता है। तो पिताजी की मौत के बाद उनका नाम भी काट दिया गया। राजनेताओं ने अशोक को, उनके बेटे को मास्को जाने के लिए रोक लिया। उसके बाद बहुत बातचीत हुई। जब खेल के प्रेमी लोगों ने कहा तो उसके बारे में दोबारा से विचार किया गया। उसके बाद उनके बेटे अशोक कुमार ने भी खेलों से संन्यास ले लिया। और हम यूँ कहें तो भारत में जो 3 ओलंपिक जीतने वाला खेल था, उस खेल को दम तोड़ते हुए हमारे खेल प्रेमियों ने देखा होगा कि आज भारतीय हॉकी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। यदि हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के लोग, दुनिया के खेलों के इतिहास में जब हॉकी की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर लिखा जाता है। कोई स्पोर्ट्स की मैगजीन आती है, कोई स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे जादूगरों की बात आती है कि जिन्होंने विशेष कीर्तिमान बनाए हों, तो मेजर ध्यानचंद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है। लेकिन अपने भारत के अंदर बच्चे मेजर ध्यानचंद की कहानी कम जानते हैं, बच्चों को मेजर ध्यानचंद के बारे में कम पता है। तो आइए हम अपने बच्चों को मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएं। मेजर ध्यानचंद को हम बताएंगे तो हमारा देश दोबारा से गोल्ड मेडल लाना शुरू करेगा। मेजर ध्यानचंद की कहानी ये प्रेरणा देती है कि गांव में जन्म लिया, यदि खेलने के लिए हॉकी की स्टिक नहीं है तो भी हम लकड़ी से खेलकर भी हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। हमारे अंदर यदि 18 घंटे पुरुषार्थ करने की हिम्मत है, चांद की चांदनी रात में हम अपनी नींद को खोकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, तो हम भी मेजर ध्यानचंद बन सकते हैं। ये मेजर ध्यानचंद कहता है। अपने भारत के अंदर देखिए, भारत तो वो देश रहा है जहां पर धनुर्विद्या भारत में थी, घुड़दौड़ भारत में थी, रथ दौड़ भारत में थी, तलवारबाजी भारत से निकली है, घुड़सवारी भारत से निकली है, मल्ल युद्ध भारत से निकला है, कुश्ती भारत से निकली है, तैराकी भारत में खूब होती थी, भाला फेंकला जो जेवलिंग थ्रो वो भारत में थी, आखेट ये भारत में होता था, शतरंज भारत को हमने दिया है। पहले हमारे भारत के अंदर चतुरंग इसका नाम होता था, फिर चतुरांग हुआ, उसके बाद अरबी भाषा में इसको शतरंज कहा गया और उसके बाद ये शतरंज यूरोप में जाकर इसको चेस का नाम दे दिया गया। सांप सीढ़ी हमारे भारत में होती थी।
इसके साथ साथ कबड्डी हमारे भारत का खेल है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलते थे, इसके ताम्रपत्रों के रूप में अभी भी रिकॉर्ड है। खो खो भारत में खेला जाता था। खो खो क्यों खेला जाता था कि भारत में युद्ध करना पड़ता था, तो एक तो है कि युद्ध में सीधा युद्ध करें, अगर फुर्ती सीखनी है तो फुर्ती के लिए, चुस्ती के लिए, चपलता के लिए, क्विक डिसीजन के लिए खो खो से अच्छा और कोई खेल नहीं है, तो खो खो भारत का दिया हुआ खेल है। पोलो, सगोल कंगजेट इसको मणिपुर में कहा जाता है, वो पोलो घोड़ों के ऊपर खेलने वाला भारत का खेल है। फुटबॉल भारत में दिया है। आज के लाइव के शुरू में बातचीत की थी कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे बॉल से फुटबॉल खेल रहे थे तो कालिया का मर्दन किया था। तीरंदाजी भारत का सबसे पुराना खेल है। अर्जुन जैसे तीरंदाज रहे हैं, एकलव्य जैसे तीरंदाज रहे हैं, जिन्होंने कुत्ते के मुंह को भोंकने के कारण बंद कर दिया था तीर से। कुत्ता मरा भी नहीं लेकिन उसका मुख बंद हो गया था। कुश्ती भारत का खेल रहा है। अखाड़ों की परंपरा भारत की रही है। निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा। हॉकी भारत का खेल रहा है। हॉकी कहां से निकला? 2000 साल पहले ईरान जो पहले पारस से कहा जाता था, जो हमारे अखंड आर्यावर्त का हिस्सा था, जिसको प्राचीन समय में महाभारत काल में कंबोज कहा जाता था, वहां से हॉकी निकला। तो आज चीन हमारा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि 135 करोड़ के भारत में 2 ओलंपिक आए और भारत के लोग इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते, इसको शर्म की बात भी नहीं मानते। चाइना का चाइना पोस्ट, ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है कि भारत के लोगों को यदि मेडल कैसे चाहिए तो हमसे ट्रेनिंग ले ले, हमसे सीख ले। तो चीन को यह कहने की हिम्मत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने ध्यानचंद को भुला दिया। तो आज हमें ध्यानचंद को याद करना है, और ध्यानचंद को याद करते हुए यदि हमने केवल एक संकल्प ले लिया कि किसी भी खेल की फेडरेशन के ऊपर, किसी खेल की एसोसिएशन में, किसी भी राजनेता के घुसने के ऊपर पाबंदी होगी, और खेल की एसोसिएशन और फेडरेशन के ऊपर केवल खिलाड़ियों को, केवल चैंपियंस को, केवल जिन्होंने अपना जीवन में खेल को जिया है उनको ही कोच बनाया जाएगा, उनको ही प्रधान बनाया जाएगा, उनको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनको ही चेयरमैन बनाया जाएगा। और अपने भारत में कलमाड़ी जैसे किसी व्यक्ति को, किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को किसी ओलंपिक एसोसिएशन का, किसी स्टेट की फेडरेशन का हेड नहीं बनाया जाएगा, चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। उसी दिन से अपने भारत के अंदर खेलों के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन के अंदर 1980 से पहले कोई बहुत ज्यादा पदक नहीं आते थे, तो ब्रिटेन में पदक लाने के लिए पूरी पॉलिसी बनाई, पॉलिटिक्स से खेलों को अलग किया। और पॉलिटिक्स से अलग करने के साथ साथ उन्होंने उनके यहाँ जो लॉटरी खेली जाती है, उस लॉटरी से जो टैक्स आता था, उस टैक्स को केवल खिलाड़ियों के डेवलपमेंट में, खेल के ऊपर खर्च कर दिया। आज नतीजा आप देखते हैं कि यूके जो छोटा सा देश है, उस छोटे से देश का पदकों की संख्या में हम देखते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से कई गुना ज्यादा उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, क्योंकि उन्होंने लॉटरी के पूरे पैसे को, बजट को उसमें लगा दिया, और उस बजट में वो 1% भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने का काम नहीं करते। अपने यहाँ तो कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी इसीलिए की गई थी कि सबको खाने का मौका मिलेगा। 200 रुपए का टॉयलेट पेपर 20-20 हजार रुपए में बेचा गया। तो ऐसे कलमाड़ी जैसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को हमें खेल से बाहर निकालना पड़ेगा। खेल से भाई भतीजावाद को बाहर निकालना पड़ेगा, खेल से नेताओं को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थुलथुल लोग, ऐसे ऐसे लोग जो 10 कदम चल नहीं सकते, वो ओलंपिक फेडरेशन के चेयरमैन बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं। वो तय करते हैं कि कौन खेलने के लिए जाएगा, और वो जिसको एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना हो, जो गहरे स्वार्थ के दलदल में धंसा हुआ हो, जिसका कोई नैतिक चरित्र नहीं हो, जिसके अंदर कोई सम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं हो, वो कभी भी खेलों में देश का कल्याण करने का काम नहीं आ सकता। यदि हम ऐसे लोगों को आगे रखेंगे तो 125 करोड़ के भारतीयों में 1-2 मेडल गलती से आएंगे। हमें यदि बदलना है तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोगों को आगे रखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उनको स्मरण करना पड़ेगा। तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर आज हम उनको स्मरण करते हैं। इस कहानी को कहने का उद्देश्य क्या है कि आप और हम खेलों की स्थिति को समझें, आप और हम मेजर ध्यानचंद जैसे उन गुमनाम महानायकों को याद करें जिनकी बदौलत ये भारत दोबारा से उठ सकता है, जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं और जिनको स्मरण करके भारत दोबारा से विश्व गुरु भारत बन सकता है। तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उनको हम शत-शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको ठीक लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।